हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिनव। मैंने आपको सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक में बताया था कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो आज हम उसी चीज़ को डिफाइन करने वाले हैं। तो उसमें आपको डिफाइन करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको डिफाइन किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन किया था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिफाइन किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बात किया जाए तो कंप्यूटर के इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है मैकेनिकल कंप्यूटर, दूसरा आपका है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, थर्ड आपका है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। तो आइए बात करते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में। तो मैकेनिकल कंप्यूटर को 2 वैज्ञानिकों ने बनाया था जिन्होंने अलग अलग प्रकार के रिसर्च को किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेस पास्कल्स का। तो ब्लेस पास्कल्स ने पास्कलाइन मशीन को बनाया था, जिसे उन्होंने सबसे पहले 1650 ईस्वी के लगभग में तैयार किया था। इस मशीन के द्वारा हम किसी भी गणना को आसानी से जोड़ और घटा सकते थे। ब्लेस पास्कल का जन्म 19/6/1623 के लगभग में माना जाता है और इनकी मृत्यु 19/8/1662 के आसपास माना जाता है। आइए हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में अनेकों प्रकार के क्रांति को लाया था। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को लाया था, जिसके द्वारा हम आसानी से किसी भी चीज को जोड़ घटा और गुणा भाग करा सकते थे। इन्होंने इस यंत्र को 1822 ईस्वी के लगभग में लाया था। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 के आसपास में हुआ था और उनकी मृत्यु 18/10/1871 के आसपास हुआ था। जिन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर में अनेकों प्रकार के नए नए सिद्धांत लाकर लोगों को दिए थे। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर्स नाम से डिफाइन हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया था। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर्स को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था हर्मन लिथेरियन, जिन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड को बनाया था। तो पंच कार्ड एक ऐसा मशीन है जिसमें हम आसानी से किसी भी डाटा को रख सकते थे। यह भी एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था, जिसे इन्होंने 1888 के लगभग में लाया था। इनका जन्म 1860 ईस्वी के लगभग में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 17/11/1929 के आसपास में हुआ था। नेक्स्ट आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जनरेशन के हिसाब से आज अलग अलग भागों में बांटा गया है। आज लगभग 7 जनरेशन मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनमें अलग अलग फीचर्स, अलग अलग उपकरण दिए गए हैं। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में जो जनरेशन है, वो जनरेशन को हमने बताया आपको, कंप्यूटर के जनरेशंस को 5 अलग अलग पीढ़ियों के हिसाब से बांट दिया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वह आया हुआ था 1940 से लेकर 1956 तक। यह कंप्यूटर काफी बड़ा कंप्यूटर था, इसका आकार काफी बड़ा था, जिसे रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी। बात किया जाए इसके वेट का, तो यह काफी वजनी कंप्यूटर था। बताया जाता है कि यह 10 हाथियों के बराबर होता था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात की जाए इस कंप्यूटर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो था काफी जल्दी हीट हो जाता था, हीट होने के बाद वह खराब हो जाता था। यह कंप्यूटर जो था आपका मेमोरी साइज के रूप में देखा जाए तो मात्र 20 KB डाटा को स्टोर कर सकता था। साथ ही साथ इनकी स्पीड की बात की जाए तो वह 300 IPS इंटरेक्शन पर सेकेंड की गति से वह कामों को करते थे। एग्जाम्पल के रूप में उस समय 2 कंप्यूटर थे, ENIAC इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। सेकेंड जो आपका था UNIAC, यह कंप्यूटर यूनिवर्सल एकेडमिक एंड कैलकुलेटिंग के नाम से जाना जाता था। इन दोनों कंप्यूटर पे हम किसी भी मैथमेटिकल जोड़ घटाना गुणा भाग को रख सकते थे, रख के उनको हम स्टोर कर सकते थे। यह कंप्यूटर पावर सप्लाई भी बहुत ज्यादा खींचता था, साथ ही साथ इनके रख रखाव और मेंटेनेंस खर्च भी काफी ज्यादा थे, जिसके कारण इनको कुछ समय के बाद बंद करना पड़ गया था। फिर आया आपका सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन आया 1956
में आया था, इसको बंद किया गया था 1963 के आसपास में। इसमें यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब के बदले पर ट्रांजिस्टर ट्यूब का। तो ट्रांजिस्टर ट्यूब आकार में काफी छोटा था और यह काफी लंबे समय तक चलता भी था। बात की जाए मेमोरी साइज की इस कंप्यूटर पे, तो इस कंप्यूटर पे मेमोरी साइज 20 केबी से हटाकर 128 केबी के आसपास तक लगा दिया गया था, जहां पे हम अपने किसी भी डाटा को सुरक्षित रख सकते थे। बात की जाए इनके स्पीड की, तो इस कंप्यूटर का भी स्पीड सेम था, इनका भी स्पीड 300 आईपीएस इंटेक्शन पर सेकेंड के रूप में माना जाता था। उस समय आपके दो कंप्यूटर थे, UNIAC और IBM 7094। इन दोनों कंप्यूटर के बाद आपका आया तीसरा जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसको लाया गया था 1964 में और इसको बंद किया गया था 1971 के आसपास में। उस समय इसमें यूज किया गया था आईसी का। आईसी को हम फुल फॉल के रूप में कह सकते हैं इंटीग्रल सर्किट्स। मेमोरी साइज मात्र इसका 1 MB था। तो देखा जाए तो यहाँ पर केबी में था, केबी से कन्वर्ट किया गया मेमोरी साइज को एमबी में, तो काफी अधिक डाटा यहाँ पे स्टोर किया जा सकता था। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड भी वहां पर 1 MIPS, इन सबका था 300 IPS, लेकिन यहाँ पे हो गया आपका 1 MIPS। तो 1 MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंटेक्शन पर सेकेंड। एग्जाम्पल के रूप में आपके वहां पर दो कंप्यूटर थे, IBM 370 और दूसरा आपका था UNIVAC 1108। आइए बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन जो आपका आया था वह 1971 के आसपास में आया था और इसको लगभग 1984 के आसपास में बंद किया गया था। इस समय यूज करने वाला जो कंपोनेंट था इलेक्ट्रॉनिक, वह था आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर काफी छोटा प्रोसेसर डिवाइस होता है जिसको हम आसानी से कहीं पर भी ला और ले जा सकते थे। मेमोरी साइज की बात की जाए इसमें तो 16 MB से लेकर अब तक जितने भी बदलाव हुए हैं उन सभी में आपको अपडेट करके दिया जा रहा है। स्पीड की बात की जाए तो 8 MIPS, यहाँ पे 1 MIPS था, अब इससे 8 गुना तेजी से वह काम करता था। साथ ही साथ उसमें कुछ और चीजों को अपडेट किया गया था। एग्जाम्पल के रूप में IBM 5100 कंप्यूटर को लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन को लाया गया था 1984 में और अभी तक इसको चलाया जा रहा है, जिसको हम आर्टिफिशियल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी साइज की बात की जाए तो 64 MB से लेकर अब तक जितने भी वहां पर मेमोरी में अपडेट हुए हैं उन सभी को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीड की बात की जाए तो 16 MIPS से लेकर अभी तक इसमें काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। 64 MIPS तक भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में परम कंप्यूटर सबसे पहला फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता था। दूसरा आपका आता है पीसी। पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका होता है नोटबुक। नोटबुक को भी हम एज अ किसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट आपका होता है लैपटॉप। तो लैपटॉप में हम अनेकों प्रकार के कामों को आसानी से करा सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में जनरेशंस, जिसको हमने आपको डिफाइन किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखा जाए तो कंप्यूटर के मुख्य भाग इस समय केवल 4 ही रह गए हैं। फर्स्ट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सेकेंड आपका होता है इनपुट डिवाइस। थर्ड आपका होता है आउटपुट डिवाइस। फोर्थ आपका पावर सप्लाई। इन चारों से मिलकर कंप्यूटर को हम आसानी से बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या है, इसका यूज किस प्रकार से कंप्यूटर पे किया जा रहा है। तो CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि CPU के अंदर ही हमारे सभी पार्ट्स को जोड़ा गया है। इसमें मेन आपका होता है मदरबोर्ड, उसके बाद आपका मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है और आपके कई डिवाइस लगे होते हैं जिसके द्वारा उसको हम CPU कह सकते हैं। क्योंकि जो भी हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं वह CPU के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो CPU आपका मुख्य भाग होता है हमारे कंप्यूटर्स का। दूसरा आपका हो गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर किसी भी चीज को इनपुट करा सकते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी डिवाइस हमारे इनपुट डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे किसी भी चीज को लिख कर भेज सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है आउटपुट डिवाइस। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से किसी भी प्रकार के आउटपुट रिसोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका प्रिंटर, यह प्रिंट आउट करके हमें सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में देता है। दूसरा आपका होता है मॉनिटर। मॉनिटर हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे किसी भी चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के साउंड को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या करता है, हमारे सिस्टम पे पावर को जनरेट कराता है। पावर सप्लाई अगर ना हो तो सिस्टम को हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कंप्यूटर के आज के समय में केवल ये 4 पार्ट्स मेन होते हैं। फर्स्ट आपका सीपीयू, दूसरा आपका इनपुट डिवाइस, नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस, चौथा आपका पावर सप्लाई। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट आपका आता है मेमोरी। तो मेमोरी को मैं आपको अगले चैप्टर में डिफाइन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल पे जरूर आइए, उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद तब तक के लिए।